ठीक है, देखिए इसको, तो ये आ गया हमारा 6.67 यहाँ से। तो यहाँ पर एक्चुअली ये 4 है, ओके, दिस इज 4, क्योंकि आंसर इसकी 6.67 नहीं आती और ये 3 है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, दैट इज 4, इट शुड बी 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 - 4 हो जाएगा, राइट। सो 8 - 4 इंटू समथिंग, सो दिस इज 4/3 एंड दिस इज 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 6, 7, 5, 12/3, 12/3। सो दैट इज 4 mm, ठीक है। सो दिस इज 4 हेयर। तो ये आ जाएगा यहाँ से 7.0, 15, दैट इज 7.0 mm पर आवर, ठीक है। ये भी आंसर सही है, गेट ने रेंज दिया था 7.0 to 7.24। अब दूसरा वाला जो आंसर है, देखिए एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व और फाई इंडेक्स दोनों नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि दोनों इन्फिल्ट्रेशन को ही कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। बट आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए ये टोटल रन ऑफ तो 4.0 mm आपको याद रहेगा। आप यहाँ से देखो, दिस आंसर इज ऑल्सो 7.0 इज ऑल्सो 100% करेक्ट। नाउ दूसरा क्या है, देखिए कि रन ऑफ तो यहाँ पर पता है हमें कितना आ गया, 4.0। अब हम लोग रेनफॉल देख लेते हैं। तो रेनफॉल कितना आ रहा है, टोटल रेनफॉल वो निकाल लो। तो 4 + 8 + 15 + 10 + 8 + 3 + 1, यही है ना। 4, 8, 15, 4, 8, 15, 10, 8, 10, 8, 3 and 1 इंटू 20/60। तो 12, 12 + 15 + 10 + 8 + 3 + 1, 49 / 3, सो 16.33 mm, ठीक है। सो यहाँ से आप W इंडेक्स निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 16.33 - 4 / 140 मिनट्स का स्टॉर्म है, सो 140/60। सो 16.33 - 4 / 140 इंटू 60, 5.286 mm पर आवर, ये आ गई। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये वाली इंटेंसिटी 4 वाली जो है और ये जो 3 वाली है, ये रेनफॉल एक्सेस नहीं देगी और ये 1 वाली भी नहीं देगी। मीन्स 5 का लाइन कहीं ऊपर से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को भूल जाएंगे, ये कोई लाइन है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। इसका मतलब फाई इंडेक्स आपका ये होगा, सॉरी रन ऑफ आपका इधर से कैलकुलेट होगा। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, एच फाई इंडेक्स जो यूजुअल हम लोग कर रहे थे इज ग्रेटर देन W इंडेक्स, हेंस स्टॉर्म ऑफ इंटेंसिटी 4, 3 and 1 mm per hour will not produce rainfall excess, राइट। तो फाई इंडेक्स यहाँ से सिंपली निकाल लो, टोटल इन्फिल्ट्रेशन इन विच रेनफॉल एक्सेस अकर। तो टोटल इन्फिल्ट्रेशन कितना हो गया हमारा, यहाँ से देखो 16.33 - 4 इन विच रेनफॉल एक्सेस अकर। तो इन विच इसको कर लो टोटल इन्फिल्ट्रेशन माइनस इन विच नो रेनफॉल एक्सेस अकर, दैट इज 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1 इंटू 20/60, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल इन्फिल्ट्रेशन माइनस इन्फिल्ट्रेशन इन विच नो रेनफॉल एक्सेस अकर इज इक्वल टू टोटल इन्फिल्ट्रेशन इन विच रेनफॉल एक्सेस अकर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस 1, 2, 3, 4। 4 स्टॉर्म में रेनफॉल एक्सेस आपको मिलेगा। सो कितना हो जाएगा, 80 मिनट्स, दैट इज 80/60। तो कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है देखो, 16.33 - 4 -7, 8, 8/3 डिवाइड बाई 7.24, so that is 7.2475 mm per hour। सो ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49. देखिए क्या है. द ऑर्डिनेट्स u ऑफ ए 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर ए कैचमेंट आर एज शोन इन द टेबल. ठीक है, दिस इज 49. बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा. टाइम इन आवर्स and this is ordinates of 2 hour UH in meter cube per second. So that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And the values of U is 0, 2, 8, 18, 32, 45, 30, 19, 12, 7, 3, 1 and 0. ठीक है. A 6-hour storm occurs over the catchment such that the effective rainfall intensity, ये बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है, effective rainfall intensity मीन्स डायरेक्ट रन ऑफ मिल जाएगा आपको. 1 centimeter per hour in first 2 hours, 0 in next 2 hours and 0.5 centimeter in last 2 hours. If the base flow is 5 meter cube per second, the peak flow due to the storm up to 1 decimal process. देखो ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है. तो रेनफॉल एक्सेस इन फर्स्ट 2 आवर, रेनफॉल एक्सेस इन फर्स्ट 2 आवर, R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर पर आवर इंटू 2 आवर्स. सो दैट इज 2 सेंटीमीटर. रेनफॉल एक्सेस इन सेकेंड 2 आवर, इसमें कोई बारिश नहीं हुई. इन सेकेंड 2 आवर R2 की वैल्यू 0. रेनफॉल एक्सेस इन थर्ड 2 आवर, R3 की वैल्यू देखो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, दैट इज 1.0 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखोगे R1U. R1 की वैल्यू कितनी है 2, सो दिस इज 2U. यहाँ पर लिखोगे R2U. R2 की वैल्यू है 0 इंटू U. R3U दैट इज 1 इंटू U. सबको 2-2 घंटे से लैग कराओगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी. इसको 2 घंटों से लैग कराओगे तो इट विल नॉट एग्जिस्ट हियर, इट विल ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट हियर. सो दिस इज 0 एंड दिस इज 2U. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 18 इंटू 2 36, दिस इज 64, दिस इज 90, दिस इज 60, दिस इज 38, 24, 14, 6, 2 एंड 0. इस ऑर्डिनेट्स को इधर बढ़ा लो. 14 एक एक पे है ना, तो 13 और 14 कर लो इसको. ठीक है. अब 0U, इसको भी फर्दर 2 घंटे से लैग कराओगे आप, मतलब 4 घंटे से लैग करेगा ये हमारा. नथिंग, इट शुड बी नथिंग, शुड बी नथिंग, इट शुड बी नथिंग एंड हियर इट इज 0. सो ऑल वैल्यू इज 0 हियर. This is 0 here, right? Now it is 1U. So this is lag by 6 hours. देखो यही कॉन्सेप्ट है हमारा. R1U, this is R2U. 2 घंटे से लैग कराया इसको हमने, राइट? और इसको भी 2 घंटे से लैग कराएंगे हम लोग, 4 घंटे से, सॉरी. इसको 2 घंटे से, ये तो यहीं पे आ जाएगा ना, ये तो अपना ओरिजिनल ही रहेगा R1U. R1U को लैग ऐसे कराने की जरूरत नहीं है. R2U लैग करेगा हमारा. सो दिस इज 2U, that is 0, that is 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 36, 64, 90, 60, 38, 24, 14, 6, 2 एंड 0. ठीक है. अब ये 2 घंटे से लैग करेगा, सो दैट इज नथिंग, इट शुड बी नथिंग, इट शुड बी 0 हेयर, 0 0 एंड सो ऑन. अब ये 4 घंटे से लैग करेगा, नथिंग, it should be nothing, it should be nothing, it should be nothing, exactly it is 0 here. Now 1 into U, तो क्या हो जाएगा ये 2, फिर क्या हो जाएगा 8 एंड देन 18, देन 32, देन 45, देन 30, देन 90, देन 12, 7, 3, 1 एंड 0. ठीक है. इनको डिलीट करता हूँ प्रोसीजर को.
देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर DRH, कॉम्प्लेक्स DRH लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू R1U प्लस R2U प्लस R3U। इनको आप ऐड करो तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस नथिंग इट शुड बी 0, एंड दिस इज 4 प्लस नथिंग इट शुड बी 4, दिस इज 16, दिस इज 36 प्लस 0 प्लस नथिंग इट शुड बी 36, and this is 64 plus 0 plus 0, 64, this is 92, and this is 68, 38 plus 18, 38 plus 18, 56, and this is 24 plus 32, 56, 14 plus 45, 59, 36, 21, 12, 7, 3, 1 एंड 0। तो आप क्वेश्चन में देखो ये DRH तो आ गया, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि बेस फ्लो अगर 5 मीटर के ऊपर सेकेंड है देन पीक फ्लो कैलकुलेट करो। तो ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर DRH प्लस बेस फ्लो। इनकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर के ऊपर सेकेंड। तो पीक ऑर्डिनेट ही पूछ रहा है आपसे, तो देखिए इसमें पीक क्या है 92, 68, 56, 59, 92 इज द पीक हेयर, राइट। सो दिस इज 92 प्लस 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 97 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका वर्कबुक का सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फ्लड्स एंड फ्लड राउटिंग। ओके, नाउ से नेक्स्ट टॉपिक फ्लड्स एंड फ्लड राउटिंग। तो देखिए फ्लड्स, पहले डेफिनेशन क्या होता है इसका वो जानिए। ए फ्लड इज अनयूजुअली ए हाई स्टेज in a river when water overflows on its banks, right? A flood is unusually a high stage in a river when water overflows on its banks. जैसे ये रिवर है, पानी नॉर्मली इस लेवल पे रहती है, तो अगर इसके एम्बैंकमेंट में पानी फ्लो कर रही है देन वी डिक्लेयर्ड इट्स ए फ्लड, और हम फ्लड फोरकास्टिंग यहाँ पर यूज करते हैं। पहले ही अनाउंसमेंट करते हैं दिस कैचमेंट इज नॉट सेफ, सो जस्ट इसको वैकेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब जो ये फ्लड्स आ रही है, ये जो वाटर स्प्रेड हो रहा है यहाँ पर, ये किसी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज से स्प्रेड हो रहा होगा। इसकी कुछ रफ्तार होगी, इसकी कुछ रेट होगी। तो हमारा अल्टीमेट एम इज टू फाइंड द रेट ऑफ रेट ऑफ फ्लो, दैट इज डिस्चार्ज। तो इस डिस्चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ फ्लड पीक, estimation of flood peaks, methods। फर्स्ट लिखेंगे आप रेशनल फॉर्मूला, सेकंड इंपीरिकल फॉर्मूला, थर्ड हाइड्रोग्राफ एनालिसिस जो हम लोग पढ़ चुके, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, फोर्थ फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फर्स्ट इज स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, एंड सेकंड इज थियोरेटिकल probability method, especially Gumbel's method, and it is very important for conventional, right, and this is for objective statistical probability method। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। सो फर्स्ट रेशनल फॉर्मूला, okay, first is rational formula। देखिए
मान लीजिए कोई कैचमेंट है और यहाँ पर ये रेनफॉल जो हो रही है उनके रफ्तार है I सेंटीमीटर पर आवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टॉर्म इज T आवर. So this is T hour storm and the area of this catchment is a hectare. This is the area of catchment. किलोमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, इट इज एज पर आवर चॉइस. तो जैसे रेनफॉल I सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार से हो रही है, मीन्स 5 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार से हो रही है, तो पूरा का पूरा वाटर जो है हमारा जो आउटलेट में जाएगा, इस बेसिन के बाहर जो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार से नहीं जाएगा, वो कुछ कम जाएगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन भी इसमें हो रही है, तो कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा हमारा. तो जो रन ऑफ यहाँ पर होगी उसकी रेट क्या होगी? दिस इज द रन ऑफ. तो ये वाटर जो हमारा बाहर जा रहा है इसकी रफ्तार क्या होगी यहाँ पर? सो दैट इज KI सेंटीमीटर पर आवर. जो हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी R0 निकालते थे, तो ये K जो है यहाँ पर वो रिडक्शन कॉफिशिएंट है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. इस रिडक्शन कॉफिशिएंट से अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को मल्टीप्लाई करेंगे देन डायरेक्टली यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रन ऑफ, दैट इज रेट ऑफ रन ऑफ. तो K इज द यू नो व्हाट रन ऑफ कोएफिशिएंट हेयर. तो रेशनल फार्मूला की ब्यूटी ये है कि डायरेक्टली अगर हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को देन डायरेक्टली वी विल गेट द यू नो रेट ऑफ रन ऑफ हेयर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फार्मूला. सो दिस इज रेट ऑफ रन ऑफ. अब इस रेट को अगर आप इस कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द डिस्चार्ज. तो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको मिल जाएगी यहाँ से. लेकिन इतने से काम हमारा ख़त्म नहीं होता, इसे हमें दूसरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखिए ग्राफ इसका क्या है. दिस इज रेट ऑफ रन ऑफ इन सेंटीमीटर पर आवर. मान लीजिए ये स्टॉर्म है हमारी, T आवर्स की स्टॉर्म है. दिस इज T आवर, चलिए T आवर सिर्फ लिखते हैं. एंड दिस इज रेनफॉल एयर, नॉट इफेक्टिव रेनफॉल, दिस इज रेनफॉल. ठीक है. तो अब जैसे बारिश शुरू हुई हमारी, रन ऑफ स्लोली बढ़ेगा हमारा. ठीक है. क्यों स्लोली क्यों जाएगा और कर्व हमारा कॉनकेव भी क्यों जाएगा? बिकॉज देयर आर ह्यूज इनिशियल लॉसेस यू नो जस्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड द इनिशियल लॉसेस इज व्हाट हियर? इंटरसेप्शन लॉस एंड डिप्रेशन स्टोरेज, राइट. सो इनिशियल लॉसेस विल, after satisfying the initial losses the water will move further. So there are huge initial losses initially, that's why the nature of the curve is concave here. And now after that this curve will go in this way, right. So the rate is like this, rate of runoff is like this here. But after that the rate of runoff is not going to be increased, it will move in a constant pattern. जैसे जब आप मान लीजिए कि बाइक चलाते हैं, अपनी बाइक की स्पीड को मैक्सिमम स्पीड पे आप ले जाते हैं 120 130, आफ्टर दैट आप उस स्पीड को मेंटेन रखते हैं, राइट. जब डेस्टिनेशन आती है तभी हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. देखो मैं इस कैचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ. इफ दिस इज द कैचमेंट हियर एंड नाउ दिस इज द मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द कैचमेंट एंड दिस इज द आउटलेट हियर, राइट, एंड दिस इज द रेनफॉल. सो नाउ वाटर विल मीट here by this tributaries, by this tributaries, by this tributaries in this way, right. So we wrote one very important point in the topic of hydrograph analysis. Peak discharge is corresponding to contribution of all tributaries in a main stream. तो जब तक मेन स्ट्रीम में सारे ट्राइब्यूटरीज की कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पीक डिस्चार्ज गेन नहीं कर पाते. तो एग्जैक्टली हियर ऑल ट्राइब्यूटरीज हैव बीन कंट्रीब्यूटेड हियर, राइट. सारी ट्राइब्यूटरीज का कंट्रीब्यूशन इस मेन स्ट्रीम में हो चुका है, इस मेन स्ट्रीम में. एंड नाउ द रेट इज मैक्सिमम हियर, बट अगेन वाटर सप्लाई हो रही है यहाँ से वाटर सप्लाई अगेन हो रही है. तो रेट मैक्सिमम है और पीछे से भी पानी मिल रही है. मतलब अगर आप खर्च कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो और पीछे से भी 10,000 रुपये आ रही है, तो आपका खर्च बैलेंस रहेगा. लेकिन खर्च 10,000 कर रहे हो और पीछे से 5,000 ही आ रही है, तो धीरे धीरे आपका खर्च कम हो जाएगा. तो वही है, यहाँ से सप्लाई कंप्लीट हमें मिल रही है वाटर की, और ये हमारा वाटर बेसिन से बाहर जा रहा है. तो बेसिन से बाहर किस रेट से जा रहा है उस रेट को ये मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि पीछे भी पानी उसी रफ्तार से आ रही है. सो द रेट वेयर इट विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, right here. So the time when the rate of runoff is maximum is called time of concentration, and already I have been discussed what is the time of concentration, right, in the topic of hydrograph. Time of concentration is the time taken for a drop of water from most remote part of the catchment to reach at the outlet. तो
जो पानी है मोस्ट रिमोट पॉइंट की, वो आउटलेट तक जब पहुंचती है उसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। और हाइड्रोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको डिफाइन किया था, एंड ऑफ द रेनफॉल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ फॉलिंग लिम्ब ऑफ द हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पर इस टाइम को जहाँ पर ये रेट मैक्सिमम हो जाती है उसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देखिए कि रेनफॉल जो है हमारी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई है। अब पानी हमारा पूरा का पूरा ड्रेन होगा और ये फिर लॉस होगा, तो ये कॉन्केव चला जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर अब जो रेट है हमारी धीरे धीरे कंप्लीट डाउन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, दैट इज आई सेंटीमीटर पर आवर, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। एंड दिस इज द रेट ऑफ रन ऑफ। के आई लिख देता हूँ डायरेक्टली, यू विल अंडरस्टैंड दैट इज द रेट ऑफ रन ऑफ एयर। तो अब देखो आप मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करनी है। तो पीक डिस्चार्ज वी कैन राइट हियर, पीक डिस्चार्ज QP इज इक्वल टू क्या होगा, पीक डिस्चार्ज इज इक्वल टू, जैसे मैंने डिस्चार्ज आपको बोला था क्या होगा, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ कैचमेंट, यही हम लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रीम फ्लो में एरिया इनटू वेलोसिटी वी विल गेट द डिस्चार्ज, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड इन द केस ऑफ रन ऑफ, जनरली rate of runoff into area of the catchment that will be equal to the discharge here। तो rate of runoff आपको यहाँ पर भी rate of runoff मिल रहा है। मान लीजिए ये rate of runoff 5 सेंटीमीटर पर आवर है। इस 5 सेंटीमीटर पर आवर को आप कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 100 हेक्टेयर कैचमेंट एरिया है, तो क्या यहाँ पर डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर रेट मैक्सिमम है, तो जहाँ पर रेट मैक्सिमम होगी उसको अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्चार्ज। लेकिन अगर मैक्सिमम रेट को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, किसी अदर रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू आर नॉट एबल टू गेट द मैक्सिमम डिस्चार्ज हियर। सो पीक डिस्चार्ज इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, पीक डिस्चार्ज इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, मैक्सिमम रेट ऑफ रन ऑफ। सो हियर QP इज इक्वल टू KI into area of catchment। I will use this formula blindly। In this formula, no need to memorize any calculations unit, that is in kilometer square and centimeter per hour, no need to memorize। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही important point है, this formula is called rational formula, this is rational formula। तो एक बहुत ही important point है यहाँ पर कि rational formula को हम कब अप्लाई कर सकते हैं। रेशनल फार्मूला तभी अप्लाई होगी जब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो होगी वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ आपको। रेशनल फार्मूला विल अप्लाई ओनली व्हेन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, व्हेन T इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू TC। तो यहाँ पर लिखोगे आप, रेशनल फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पीक डिस्चार्ज ओनली व्हेन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ concentration, when duration of rainfall is greater than equal to time of concentration। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द पीक डिस्चार्ज फॉर विच ड्यूरेशन, आपको सारी वैल्यू दे रखी होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दे रखी होगी, रन ऑफ कोएफिशिएंट दे रखी होगी, फाइंड द पीक डिस्चार्ज फॉर ए 4 आवर स्टॉर्म फॉर ए कैचमेंट ऑफ इलाहाबाद फॉर विच द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 8 आवर्स। तो देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 8 आवर्स मिलने का मतलब है कि सारी ट्राइब्यूटरीज का कंसंट्रेशन जो है, कंट्रीब्यूशन जो है मेन स्ट्रीम में, वो 8 घंटे के बाद ही होगी या 8 घंटे पे होगी, लेकिन बारिश 4 घंटे पे ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पानी वहाँ पर मैक्सिमम रेट को गेन करने से पहले ही खत्म हो चुकी है। सो यू आर नॉट एबल टू गेट द पीक डिस्चार्ज। तो मान लो जैसे कि हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं और पूरी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए करते हैं, बट एग्जाम पहले ही खत्म हो गई, हमारी प्रिपरेशन 2 साल में होती है, एग्जाम 1 साल में ही खत्म होगी, हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। दैट मीन सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, जब तक वाटर वहाँ पे पहुँचेगा नहीं पूरा का पूरा ड्रॉपलेट्स, यू आर नॉट एबल टू गेट द पीक डिस्चार्ज, जो कि इस फिगर से क्लियर किया है मैंने, कैचमेंट वाले फिगर से। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस QP को यू कैन राइट इन दिस वे, KI, मैं तो ऐसे लिखता हूँ KI इंटू A, ठीक है, आप K इंटू I इंटू A भी लिख सकते हो इसको। अब अगर आप इनकी यूनिट्स को चेंज करो, मान लो कि ये यूनिट्स है सेंटीमीटर पर आवर में और ये यूनिट्स है हेक्टेयर में, मान लो, तो QP को आप लिख सकते हो K इंटू I इंटू 10⁻⁻² मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकेंड्स
इंटू ए इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/36 KI इंटू ए। ये होगी QP की वैल्यू। इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेशनल फार्मूला, बट नो नीड टू मेमोराइज। आप वहाँ से बस इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा एरिया इन हेक्टेयर, दिस इज इन सेंटीमीटर पर आवर एंड दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। So we can also write time of concentration is the minimum time for which rational formula is applicable. आप लिख लो नोट्स में, time of concentration is the minimum time for which rational formula is applicable, right? अब यहाँ पर K जो है वो K क्या है हमारा? K is the runoff coefficient here. So this K is the runoff coefficient here, and it will depends on the types of catchment. K is equal to runoff coefficient, and it will depend on types of catchment. ठीक है, ये catchment के types पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट, इक्विवेलेंट रन ऑफ कोएफिशिएंट के इक्विवेलेंट। ये क्या होगी देखिए, मान लीजिए ये कैचमेंट है, इस कैचमेंट में यहाँ पर सैंडी सॉइल है, ये क्लेई सॉइल है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है और ये C5 सॉइल है। मान लीजिए यहाँ पर रन ऑफ कोएफिशिएंट K1 है और ये एरिया A2 है, A1 है, दिस इज K2 एंड दिस इज A2, दिस इज K3 एंड दिस इज A3, दिस इज K4 एंड दिस इज A4 एंड दिस इज Kn एंड दिस इज AN। तो इस पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए आप कौन सी रन ऑफ कोएफिशिएंट को लेना पसंद करेंगे? सो इस कैचमेंट के लिए हमें फोर्स किया गया है कि no one should take any one runoff coefficient, just you have to take the equivalent runoff coefficient so that we can take the weighted average of the given runoff coefficient corresponding to the given area. So now here K equivalent is equal to K1A1 plus K2A2 plus KNAN divided by A1 plus A2 plus AN, right? So this is proper concept of rational formula, right? Now come on the next topic, that is empirical formula. क्वेश्चन वर्कबुक में है, लगा लेंगे एक बार। empirical formula, right? First is Dickens formula, peak discharge QP is equal to CD into A की power 3/4. This is the peak discharge in meter cube per second, and this is area in kilometer square. This is Dickens constant. जनरली इसकी वैल्यू 6 to 30 होती है, सो दिस वैल्यू विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। इट इज सुटेबल फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नाउ सेकंड इज रिप्स फॉर्मूला, QP is equal to CR into A raised to the power 2/3. QP is equal to CR into A raised to the power 2/3. This is in meter cube per second, this is in kilometer square, and this is a Rips constant. इनकी वैल्यू गिवन होगी। So this is suitable for South India. It is suitable for South India, especially in Karnataka, Andhra Pradesh, etc., etc. Now next is English formula. QP is equal to 124A divided by root under A plus 10.4. Approximately you can write QP is equal to 123 into root under A.
दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड and this is in kilometer square, right? You can memorize this formula in this way क्योंकि empirical formula है, so there is no any proof for those formulas, so directly you can memorize 3 plus 4 is equal to 7 and the summation of entire words of decay is 7, 1 2 3 4 5 6 7. so इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं. रिप्स 1 2 3 4 5, so 2 plus 3 is equal to 5, right? आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, that is statical probability method. Statical probability method. एक और भी आप देख सकते हैं empirical formula to get, छोटा सा कॉन्सेप्ट है empirical. चलिए इसको statical probability method के बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है? Statical probability method. Okay, so this method is suitable when sample data are available for long period of time and it is required to find peak discharge after a given period of time for which small extrapolations are required. This method is suitable when sample data are available for long period of time and it is required to find peak discharge after a given period of time for which small extrapolations are required. If sample data or sample size is small and extrapolations are large, then we will use theoretical probability method, right? Then we will use theoretical probability method, especially Gumbel's method. तो इस पे अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट को, लॉन्ग सैम्पल डेटा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्स्ट्रापोलेशंस आर स्मॉल एक्स्ट्रापोलेशंस आर रिक्वायर्ड. सैम्पल डेटा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये कैचमेंट है इंडिया का, ठीक है? इस कैचमेंट पे हमारे पास 2000 से लेकर 2019 तक का डेटा अवेलेबल है, ठीक है? पूछ रहा है 2020 में एक्सपेक्टेड रेनफॉल क्या है. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है गेस वर्क. सो जस्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड रेनफॉल इन ईयर 2020. Corresponding to that given value, we have to decide, we have to guess what will be the expected value in 2020 of rainfall, and also they can ask discharge कि क्या डिस्चार्ज हमारी होगी. सो हाउ कैन यू फाइंड इट? तो सैंपल साइज यहाँ पर एक तरीके से 20 साल का है. 2000 से 2019 20 साल हो गए यहाँ से, इंक्लूडिंग 2000. तो ये 20 साल का डेटा देख के आप बाहर की वैल्यू को गेस कर रहे हो. तो गिवन वैल्यू से जब भी हम बाहर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशंस. अगर मान लो 2000 की वैल्यू गिवन है, 2000 पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है और 2002 में 15 सेंटीमीटर है और 2001 में हमें फाइंड आउट करनी है. तो अगर गिवन वैल्यू से हम इंटरनल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, राइट? बट फ्रॉम द गिवन वैल्यू इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द आउटर वैल्यू, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशंस, राइट? अब यहाँ पर क्या है? सैंपल साइज. सैंपल साइज 20 साल का है. एक बार मैं आपको वैल्यू देता हूँ 1900 टू 2019, 120 साल की वैल्यू देता हूँ मैं. अब मैं पूछता हूँ कि 2020 में और 2030 में, 2020 और 2030, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू रेनफॉल की क्या होगी? अब इन दोनों केसेस में जो आप गेस करोगे, ये वाला गेस ज़्यादा प्रॉपर होगा. तो सैंपल साइज जितनी ज़्यादा होती है उतना ही बेहतर होता है. जैसे मुझे अगर मान लो, लेट अस कंसीडर आई हैव टू एनालाइज द टेस्ट सीरीज ऑफ MEDG for any one people, for any one student. So now if you appear in 5 tests only and you get 100 out of 190 and something and so on, and just I am making a guess कि your chances of selection is what,
then the guess is 50%, right? But if I will analyze your whole test series, that is 100 test series, you appeared in 100 tests and I analyzed your 100 test series and I make a guess that 40% chances of selection, then this guess is proper. So if sample size is very high, then you know what, sample size is very high, then our guess is very proper and the extrapolation should be very small. So now from the given sample size, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि 2050 में वैल्यू क्या होगी, तो अब एक्स्ट्रापोलेशंस ज़्यादा हो रही है, तो एक्स्ट्रापोलेशंस कम होनी चाहिए और सैम्पल साइज ज़्यादा होनी चाहिए. इट्स अ वेरी फेमस ऑब्जेक्टिव, राइट. लेकिन अगर इसका इन्वर्स होता है, सैम्पल साइज बहुत कम है, एक्स्ट्रापोलेशंस लार्ज है, तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड इज बेटर चॉइस हियर, राइट. अब लिखेंगे आप सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. Some important definitions. First is recurrence interval or return period. जब मैं IDF पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला है कि मैं इसको डिस्कस करूंगा, रिकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड को, ठीक है. इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. सो इट इज एन एवरेज टाइम पीरियड, average time period in which specified flood peak have probability to occur again. It is an average time period in which a specified flood peak have probability to occur again. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इन विच को और स्पेसिफाइड फ्लड पिक को, ठीक है. तो देखिए यहां पे, इफ मैक्सिमम डिस्चार्ज अकर्स इन a river is 100 meter cube per second and on an average this will occur once in 50 years, then probability of occurrence of this flood peak, then probability of occurrence of this flood peak of magnitude greater than or equal to 100 meter cube per second is given by P. यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ग्रेटर एंड इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आप इसको सिंपली P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/T, दैट इज 1 रिकरेंस इंटरवल. सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू 0.02 is equal to 2% only, is equal to 2% only. So this probability is for, this probability is for any year in between next 50 years. ये probability जो है किसी भी साल के लिए है, जो अगले 50 साल के लिए आप डिजाइन करोगे स्ट्रक्चर को, उसमें किसी भी साल में ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है. तो देखिए आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे ये कोई स्ट्रीम है, रिवर है ये, और इस रिवर पे हमने ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रखा है इस तरीके से, ठीक है. इस स्ट्रक्चर, इस रिवर में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोग देखते हैं वो मैक्सिमम डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड की है. लेकिन ये डिस्चार्ज जो है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड की, वो हमेशा नहीं आती है. हमें ये मिलता है कि हाँ 50 साल में एक बार ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 साल हो गई. जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी को एक साल में एक बार विजिट करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी को, देयर इज एनी सिटी ऑफ इंडिया एंड यू आर जस्ट विजिटिंग 1 टाइम्स इन अ ईयर, then your frequency of movement in that city is 1. And if you are just going 2 times, you are visiting 2 times and 3 times, then your frequency is 3. So same thing is happening here. This discharge is just coming in this river
this discharge of 100 meter cube per second is coming in this river in 50 years, once in 50 years, means एक बार देखा जाता है 50 सालों में. So that we can say 50 years is the frequency of occurrence of this discharge. इसी frequency को हम return period और recurrence interval कहते हैं. So let us consider कि इस ब्रिज के लिए आपको, अगर इस ब्रिज को आप डिजाइन कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको ये बोला गया कि हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन लाइफ इज 50 ईयर्स, राइट. स्ट्रक्चरल डिजाइन लाइफ को आप छोड़ दो, हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन लाइफ इज 50 ईयर्स. तो स्ट्रक्चरल डिजाइन लाइफ तो अलग होगी जो इसके आरसीसी को और इसको देखेगी, बट हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन लाइफ अलग चीज होती है. किसी भी स्ट्रक्चर की हम दो तरीके से डिजाइन करते हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा हम चेक करते हैं और दूसरा हम स्ट्रक्चरल डेटा अलग से डिजाइन करते हैं. तो हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन लाइफ 50 ईयर्स है. तो हमने क्या किया कि पिछले 50 साल में, जैसे मान लो यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसको डिजाइन करना है 2010 में, ठीक है. तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप 50 साल पीछे चले जाओ, ठीक है. मान लो इसको 2015 रख लो, तो 2015 रख लो, 50 साल पहले जाओ आप और 50 साल बाद जाओ. सो 2065, ठीक है, एंड दिस इज 1965 एंड दिस इज 2015, ठीक है. 50 ईयर्स हो गए. अब हम 50 साल पहले गए तो इस रिवर में हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज जो मिला है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का मिला है. तो अब हम इस रिवर में जो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, इस 100 मीटर क्यूब पर सेकंड सरप्लस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन कर रहे हैं. कुछ सेफ्टी फैक्टर रखेंगे, कुछ सेफ्टी मार्जिन रखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी मार्जिन, आई विल डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ गंबल्स मेथड. तो यहाँ पर क्या है कि 100 मीटर क्यूब पर सेकंड हमने लिया. अब इस 100 मीटर क्यूब पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग हमने इस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया. और हुई क्या कि 2015 में डिजाइन किया और 2016 में कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आ गए, राइट. तो स्ट्रक्चर हमारा फेलियर हो गया यहाँ पे. तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी, अभी जो फ्लड आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2% की है, ठीक है. ये 2% प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी साल में आ सकती है, 16, 17, 2065 किसी भी साल में आ सकती है ये, राइट. तो इस प्रोबेबिलिटी की, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2% है. फॉर व्हाट, फॉर QP ग्रेटर एंड इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसको आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है. सो नो वन स्ट्रक्चर इज 100% सेफ. सो प्रोबेबिलिटी इज 2% हियर राइट नाउ. दिस प्रोबेबिलिटी इज फॉर एनी ईयर इन बिटवीन 2015 टू 2065, राइट. अब चलो मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि चलो मुझे इस कैचमेंट की एनालिसिस 5 साल तक ही करनी है. तो मुझे ये बताओ कि 5 साल में एक बार फ्लड आने के क्या चांसेस हैं, 5 साल में 2 बार फ्लड आने के क्या चांसेस हैं, 5 साल में 3 बार फ्लड आने के क्या चांसेस हैं. तो इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो मेथड से प्रॉपर देखिए. प्रोबेबिलिटी जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं उसके करस्पॉन्डिंग इसको फाइंड आउट कर लेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट occurring r times in n successive years is given by PRN is equal to NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R. ठीक है, एक्सपेंड कर लो इसको. PRN फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R P की पावर R Q की पावर n माइनस R. कर लिया. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग r टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स इज गिवन बाय दिस. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस, नॉलेज पर्पस के लिए क्वेश्चन तो बहुत आते हैं इस पे. तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ 2065 के बाद फ्लड्स आने के क्या चांसेस है, तो बिल्कुल 100% चांसेस है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन ही 2065 तक किया है. तो 65 के बाद तो ये फेलियर होगा ही होगा, वो हमारी रिस्क नहीं है, राइट. अब यहाँ पर क्या है, Q. ये Q क्या है? सो दिस Q इज कॉल्ड, पहले मैं लिख देता हूँ P. P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू 1/T. और Q जो होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस. तो आपको ये पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड द अकरेंस इज P. So probability of non-occurrence is what here? 1 minus P is equal to 1 minus 1/T. याद रखेंगे इसे आप.
राइट। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग r टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर्स इज गिवन बाय लाइक दिस। कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग स्पेशल केस 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय नहीं आने की, बिल्कुल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी P0 n। सो NC0 P की पावर 0 Q की पावर n माइनस 0। सो NC0 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल n माइनस 0 एंड दिस इज Q की पावर n। सो दिस इज Q की पावर n। इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं एश्योरेंस, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। दिस इज कॉल्ड assurance. This property is called assurance, right? And the special case 2, special case 2, probability of an event, probability of an event occurring at least once in n successive years is given by इस प्रोबेबिलिटी को r से इंडिकेट करते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गई q की पावर n। सो दिस इज एटलीस्ट वंस। सो 1 माइनस q की पावर n इज इक्वल टू एटलीस्ट 1। दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड रिस्क। दिस इज कॉल्ड रिस्क, राइट? दिस इज कॉल्ड रिस्क। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस हो गया। एश्योरेंस को रिलायबिलिटी भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एश्योरेंस और रिलायबिलिटी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं उसको, फिर गंबल्स में क्वेश्चन देख लेंगे। सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ्टी मार्जिन, राइट? सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी फैक्टर SF क्या होती है? SF देखिए, दिस इज डिजाइन वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर adopted to the estimated value of हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर। अभी एग्जांपल देता हूं, सेफ्टी मार्जिन SM, सेफ्टी मार्जिन SM, दिस इज इक्वल टू डिजाइन वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर एडॉप्टेड minus estimated value of hydrological parameter, right? सो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखिए। फॉर द डिजाइन ऑफ ए कल्वर्ट ऑन ए विलेज रोड, for the design of a culvert on a village road, if maximum discharge estimated is 100 meter cube per second, if maximum discharge estimated is 100 meter cube per second and design discharge adopted is 150 meter cube per second and design discharge adopted is 150 meter cube per second, then safety factor is equal to 150 by 100, that is 1.5, and safety margin is equal to 150 minus 100 is equal to 50 meter cube per second, right? वर्कबुक ओपन कीजिए, चैप्टर 4
conventional question. Question number 28. Chapter 4, question number 28. देखिए क्या, on the basis of rainfall map, the 50-year 24 hours maximum rainfall at Delhi is found to be 16 centimeter. Find the probability of a 24-hour rainfall of magnitude equal to or greater than 16 centimeter occurring at Delhi once in 10 successive years. तो 50 years का डेटा अवेलेबल है. सो रिकरेंस इंटरवल इज हियर 50 years. So therefore probability of occurrence is P is equal to 1 by T is equal to 1 by 50 is equal to 0.02, and the probability of non-occurrence Q is equal to 1 minus P. So 1 minus 0.02 is equal to 0.98. So question number 1 ये कह रहा है find the probability of a 24-hour rainfall of magnitude equal to or greater than 16 centimeter occurring at Delhi once in 10 successive years. मीन्स P110. ये क्वेश्चन गेट में भी आया इस बार. 10C1 P की पावर 1 इंटू Q की पावर 9. सो दिस इज फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 1, 0.02 की पावर 1, 0.98 की पावर 9. सो कैलकुलेट करते हैं इसको. कितनी आ रही है वैल्यू? सो दिस इज 0.02 इंटू 0.98 रेशियो टू पावर 9 इंटू 10, 0.167. दिस विल बी द आंसर, 0.167. और दूसरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. 2 times in 10 successive years, that is P 210. So 10C2 P की पावर 2 Q की पावर 8. So that is factorial 10, factorial 2, factorial 8, 0.02 की पावर 2, 0.98 की पावर 8. So that is 10 into 9 डिवाइड बाई 2, क्योंकि फैक्टोरियल रेट तो कैंसिल हो जाएगा. 0.02 की पावर 2, 0.98 की पावर 8. 0.98 रेशियो टू द पावर 8 इंटू 0.02 रेशियो टू द पावर 2 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, that is 0.0153. So this is 0.0153. Now third is at least once in 10 successive years. At least once. So this is called risk, and risk is equal to 1 minus Q की power n, that is 1 minus 0.98 की power 10, right? So that is 0.98 raised to the power 10 is equal to this. So 1 minus this is equal to 0.183. So this is 0.183. So this will be the answer, right? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या देखिए. What return period would be adopted in the design of a bridge if you are allowed to have a, पूरा क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा, if you are allowed to have only 5% risk in 25 years life expected life of the bridge, right? तो रिस्क की वैल्यू 5% दे रखी है और 25 years of expected life of a bridge, and the return period is what? So risk is equal to 1 minus Q raised to the power n. So this is 0.05 is equal to 1 minus P raised to the power 25. So this implies 0.05 is equal to 1 minus 1 by T raised to the power 25. ठीक है. सो यहाँ से आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. 1 minus 0.05, 1 minus 0.05, इसको इधर लेके आओ. 1 minus 1 by T is equal to 1 minus 0.05 raised to the power 1 by 25. तो ये आ जाएगी 1 minus 0.05 raised to the power 1 by 25 is equal to this. So this is 1 minus this is equal to this.
सो 1/t की वैल्यू ये आ गई, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई दिस 487.89. सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 487.89 ईयर्स. राइट. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो देख लेंगे हम लोग. चलिए एक इसमें देखते हैं, एम्पिरिकल मेथड टू गेट प्रोबेबिलिटी. empirical method to get probability, स्पेशली फॉर ESE है ये टॉपिक, गेट में नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है. empirical method to get probability. फर्स्ट बेबुल फार्मूला P इज इक्वल टू m/n+1, जहाँ पर P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है. दूसरा हैजन फार्मूला P इज इक्वल टू m/m-0.5/n. एंड थर्ड इज कैलिफोर्निया फार्मूला P इज इक्वल टू m/n. n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड है, और P जो है हमारी m जो है ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर. इसे यूज करने के लिए जो गिवन डेटा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करो, सो दैट वी कैन राइट फॉर यूज ऑफ दिस टेक्निक अरेंज द गिवन डेटा इन decreasing order of their magnitude and find order number m and then find the order number m. तो देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, तभी जाकर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके. क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके वर्कबुक में, चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 9. देखिए रेनफॉल दे रखी है आपको. रेनफॉल क्या क्या है यहाँ पर, सबसे हायर मैग्नीट्यूड क्या है 14.2 सेंटीमीटर में लिख दो. सबसे पहले हायर वाले को लिखो, एंड देन 13.6, देन 12, और 12 दो बार है तो दो बार लिखेंगे. देन 7.9, 7.9 के बाद 6.0 दो बार है, दो बार लिखेंगे इसे. 6.0 के बाद 4.8 है, एंड देन 3.7, एंड देन 2.9. यहाँ पर लिखिए आप ऑर्डर नंबर m. जो सबसे ऊपर है उसको 1 दो, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल डेटा आपको कितने साल का दिया हुआ है, 10 साल का. सो हियर n इज इक्वल टू 10. और क्या क्या रहा है, व्हाट रिटर्न पीरियड, व्हाट इज द रिटर्न पीरियड्स फॉर ए 6.0 सेंटीमीटर रेनफॉल. ऊपर वाले डेटा को ही उठाइए, 6.0 सेंटीमीटर रेनफॉल. सो देयरफॉर हियर एज पर बेबल क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू m/n+1. सो देयरफॉर T इज इक्वल टू n+1/m. सो दैट इज 10 + 1/6, 11/6. और एज पर हैजन क्या हो जाएगा, हैजन फॉर्मूला P इज इक्वल टू m-0.5/n. सो दैट इज T इज इक्वल टू n/m-0.5. सो 10/m की वैल्यू है 6 - 0.5. सो 10/5.5, 100/55, 20, एंड दिस इज 11. सो दैट इज 20/11. सो क्वेश्चन ये कह रहा है किस किस का मांग रहा था, हैजन एंड बेबल. ठीक है, तो हैजन का आ गया आपका 20/11 एंड दैट इज 11/6. सो 20/11 एंड 11/6. आंसर इज D. राइट.
नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड और गंबल्स मेथड। देखिए नेक्स्ट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, गंबल्स मेथड क्या है? दिस इज ए थियोरेटिकल अप्रोच based on probability function p is equal to 1 minus e की पावर माइनस e की पावर माइनस y, where y is dimensionless variable, y is dimensionless variable, right? So here प्रोसीजर क्या है इसका, इसको यूज करने का प्रोसीजर क्या है? सो दैट प्रोसीजर इज लेट x bar is equal to mean value of हाइड्रोलॉजिकल डेटा। ऐसा नहीं कि इसे डिस्चार्ज ही निकालते हैं, इसे हम रेनफॉल भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा इन मीटर क्यूब पर सेकेंड आई एम राइटिंग हियर, राइट? एक्स बार इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा फॉर ए गिवन सैंपल साइज, फॉर ए गिवन सैंपल साइज। सैंपल साइज तो पता ही है आपको, n ईयर्स लिख देता हूं मैं, ऑफ n ईयर्स, राइट? xt is equal to peak discharge for a given return period of, for a given return period of t years, which is to be determined, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, राइट? विच इज टू बी डिटरमाइंड। सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सैंपल साइज ऑफ n ईयर्स, राइट? सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सैंपल साइज ऑफ n ईयर्स। तो इस एच टी की वैल्यू को जो हम कैलकुलेट करेंगे, एच टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा। ये फॉर्मूला है, इसको मेमोरी में रखेंगे यहाँ पे। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1। 7 फॉर्मूला है गंबल्स मेथड के, एंड जस्ट अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सो एच टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा, एंड नाउ हियर k is equal to frequency factor, k is equal to frequency factor, और इनकी वैल्यू होती है k की वाई टी माइनस वाई एन बार बाय एस एन। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है? इस वाई टी को कहते हैं हम लोग रिड्यूस्ड वेरिएट। दिस इज रिड्यूस्ड वेरिएट, और इनकी वैल्यू होती है माइनस लॉग बेसी टी बाई टी माइनस 1। दिस इज वाई टी माइनस लॉग बेसी टी बाई टी माइनस 1, राइट? दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। वाई एन बार को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मीन। तो यहाँ पर क्या था, देखिए वाई टी इज रिड्यूस्ड वेरिएट, दैट इज माइनस लॉग बेसी टी अपॉन टी माइनस 1। टी जो है वो रिकरेंस इंटरवल है यहाँ पर, और वाई एन बार एंड एस एन, वाई एन बार जो है हमारी वो है रिड्यूस्ड मीन, ठीक है? मैं इनको हटाता हूँ। y n bar is the reduced mean,
and Sn is the reduced standard deviation. करेक्शन फैक्टर है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, रिड्यूस्ड मीन एंड रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए लार्ज सैंपल साइज, फॉर ए लार्ज सैंपल साइज दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, y n बार की वैल्यू हो जाएगी 0.577 एंड Sn की वैल्यू होती है 1.2825। यहाँ पर ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सैंपल साइज ऑफ n ईयर्स, एंड सिग्मा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर n बाई n-1 इंटू एक्स स्क्वायर बार माइनस एक्स बार की स्क्वायर। याद करो ये फॉर्मूला हम लोग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंगेज में भी यूज किए थे, तो ये स्पेशली गंबल्स मेथड का नहीं है। दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, राइट, स्टैटिक्स का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से देखिए सिग्मा की वैल्यू रूट अंडर n बाई n-1 इंटू एक्स स्क्वायर बार माइनस एक्स बार स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर बार और एक्स बार स्क्वायर को कैलकुलेट करना बखूबी जानते हैं। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 4 हियर, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर बार क्या है हमारी, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्चार्ज, सो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर बाई n, और ये जो है आपकी n रखिए, n सैंपल साइज है कैपिटल n, राइट, और x बार जो है सिग्मा x बाई n, डायरेक्टली लिखता हूं इसी तरीके से, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 4 हियर। तो देखिए गंबल्स मेथड पार्ट 1 के 4 फॉर्मूला हैं, इन चारों को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए दिमाग में कि सिंक्रोनाइज्ड वे में कैसे आप इसको अरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर से जो xt की वैल्यू आपने निकाली इस फॉर्मूले से अभी, x बार प्लस k इंटू सिग्मा, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू और प्रोबेबल वैल्यू। जस्ट आप अपने दिमाग में गेस कीजिए कि ये वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है या प्रोबेबल वैल्यू है। 5 सेकंड का टाइम आपको देता हूं। दिस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू और प्रोबेबल वैल्यू। तो देखिए एग्जैक्टली दिस इज प्रोबेबल वैल्यू, ये गेस किया हुआ वैल्यू है हमारा, राइट, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। तो ये वैल्यू गेस किया है आपने कितना आएगा, तो मान लो इसकी वैल्यू आ गई 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपने बोला, मैंने पूछा आपसे कि ये मुझे बताओ आज से 10 साल के बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज इस रिवर गंगा में कितनी होगी मैक्सिमम डिस्चार्ज आज से 10 साल के बाद। जैसे मान लीजिए अभी 2010 है, तो 2010 से बाद 2020 में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि डिस्चार्ज कितनी होगी, आपने बोला सर 500 मीटर क्यूब पर सेकंड की डिस्चार्ज होगी, मैंने गंबल्स मेथड से कैलकुलेट किया है, लेकिन जो 2020 में डिस्चार्ज आई इस रिवर में, वो डिस्चार्ज आई 510 मीटर क्यूब पर सेकंड की। तो आपकी वैल्यू तो फेलियर हो गई, यहाँ पर आपने जो गेस किया था वो तो गलत हो गया। तो ऐसा करो कि इस तरीके से वैल्यू को दो, आप बोलो कि सर डिस्चार्ज जो है ना 490 टू 550 यही आएगी, चलो 450 टू 550, ये इसके बीच में ही डिस्चार्ज आएगी इस रिवर में। तो अगर 460 भी आता है तो आपका गेस सही है, 510 भी आता है तो भी आपका गेस सही है। तो आपने एक रेंज प्रोवाइड कर दिया जिसमें कि सही वाली वैल्यू लाई करेगी। सो इस रेंज को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट, राइट, दिस रेंज इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट। सो हियर हमेशा आप कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल कर रखोगे। कॉन्फिडेंस लिमिट वैसी लिमिट होती है जिसमें कि हम ट्रू वैल्यू को एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, एज्यूम करना गलत बोला मैंने, हमारी उम्मीद होती है कि ट्रू वैल्यू उसके बीच में ही लाई करेगी। सो यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्फिडेंस लिमिट x1 x2, राइट, कॉन्फिडेंस लिमिट x1 x2। सिंस confidence limit is the interval in which, ऐसे लिखता हूं मैं, रुको, since the value
ब्रैकेट में लिखा एक्स टी ऑप्टेंड बाई गंबल्स method may have error due to limited sample size, hence confidence interval x1 x2 indicates the limit in which true value can expected to lie. तो हमारी उम्मीद होती है कि इस इंटरवल में ट्रू वैल्यू लाई करेगी। लिमिटेड सैंपल साइज मैंने इसलिए लिखा, आप याद करो कि जब मैं फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन दे रहा था आपको, मैंने बोला था कि अगर सैंपल साइज बहुत ज़्यादा है और एक्स्ट्रापोलेशंस कम है तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड इज़ ए बेटर चॉइस, राइट। और अगर सैंपल साइज कम है और एक्स्ट्रापोलेशंस लार्ज करने की ज़रूरत है, देन वी आर प्रोवाइडिंग द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। सो हेयर सैंपल साइज इज लेस, तभी हमने लिखा है लिमिटेड सैंपल साइज, हेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल x1 x2 इंडिकेट द लिमिट इन विच ट्रू वैल्यू कैन एक्सपेक्टेड टू लाई। सैंपल साइज कम है इसलिए इस वैल्यू में एरर आ सकती है, राइट। तो आप एक ऐसा लिमिट प्रोवाइड करो जिसमें कि सही वाली वैल्यू जो है वो लाई करेगी, इस लिमिट को कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। अब यहाँ पर देखो, आप इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x21 इज इक्वल टू xt प्लस माइनस fc इंटू se, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू xt माइनस fc इंटू se एंड x2 इज इक्वल टू xt प्लस fc इंटू se, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपका fc इज ए फंक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी c, और SE जो है हमारी प्रोबेबल एरर है, प्रोबेबल एरर। इनकी वैल्यू हो जाएगी B इंटू सिग्मा बाई रूट अंडर n। दिस इज द वैल्यू ऑफ SE, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 5 और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। सो B इंटू सिग्मा बाई रूट अंडर n। B को हम कहते हैं फैक्टर, B इज ए फैक्टर, और इनकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1.3k प्लस 1.1 k स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल कि k क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दैट इज k इज इक्वल टू yt माइनस y n बार बाई Sn। तो ये 7 फॉर्मूला है गंबल्स मेथड के, राइट। यहाँ पर देखिए आप, मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको इस पे। आप इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं। एफसी की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी सी, कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी सी एंड दिस इज एफसी। 50% अगर रहेगा तो 0.674 और 68% होगी तो एफसी की वैल्यू 1 होती है, 95% पे 1.96 होती है। जरूरत नहीं है, बस अगर आपको मेमोरी में रखना है तो 68% वाला आप अपने मेमोरी में रख सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। डेटा कवरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 92 years फॉर द रिवर गंगा, डेटा कवरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 92 years फॉर द रिवर गंगा at Allahabad yielded yielded a mean and standard deviation of flood, yielded a mean and standard deviation of flood, yielded a mean and standard deviation of flood as 6437 meter cube per second and 2951 meter cube per second respectively, 2951 meter cube per second respectively. Using Gumbel's method
find the flood peak discharge using Gumbel's method. Find the flood peak discharge within a return period of 500 years. Using Gumbel's method, find the flood peak discharge within a return period of 500 years. Also find 95% confidence limits. Also find 95% confidence limit. Given that for 95% confidence probability, FC is equal to 1.96, and for a sample size of 92 years, yn bar is equal to 0.5589 and Sn is equal to 1.2020. ठीक है, ये आपको सारे डेटास गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या गिवन है देखिए। डेटा कवरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 92 years फॉर द रिवर गंगा एट इलाहाबाद yielded a mean and standard deviation of something like this using Gumbel's method to find the flood peak within a return period of 500 years। ठीक है, तो ये आपको मीन की वैल्यू गिवन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, ये तो गिवन ही है, और t इज इक्वल टू 500 ईयर्स है रिटर्न पीरियड। तो आफ्टर 500 ईयर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स टी, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x 500 और एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट, एंड यू नो वी हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंस लिमिट ऑल्सो। यही हमारा क्वेश्चन है। सो वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ Gumbel's मेथड। Here the limit given is here, you know, the digits is up to 4 decimal places, right? तो जितने भी कैलकुलेशंस करो आप up to 4 decimal places करो। तो यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्स टी की वैल्यू गिवन होती है एंड रिटर्न पीरियड हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अगर up to 4 decimal places नहीं करोगे तो एक्चुअल रिटर्न पीरियड आनी चाहिए 500 ईयर्स, आपकी आ जाएगी 1000 ईयर्स, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा। सो दिस इंप्लाइज एक्स टी इज इक्वल टू 6437 प्लस के इंटू 2951। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। मैं लिख देता हूं यहां पर पीक डिस्चार्ज फॉर ए रिटर्न पीरियड ऑफ 500 years, 500 years is given by, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, नाउ के इज इक्वल टू वाई टी माइनस वाई एन बार बाई एस एन, ठीक है। वाई टी इज इक्वल टू रिड्यूस्ड वेरिएट इज इक्वल टू माइनस log base t by t minus 1. So this is minus log base 500 by 500 minus 1, ठीक है। तो यहां से देखो ln of 500 by 499 is equal to this, and then ln of this, that is 6.2136. So therefore frequency factor k is equal to yt minus yn bar by sn. So therefore k is equal to कितनी आ जाएगी, 6.2136 माइनस वाई एन बार की वैल्यू यहाँ पर है 0.5589 और एस एन की वैल्यू है 1.2020। तो ये आ जाएगी 6.2136 माइनस 0.5589 डिवाइड बाई 1.2020, 4.7044। So therefore from equation 1 xt is equal to 6437 plus 4.7044 into 2951। तो
तो देखो ये कितना आएगा 4.6437 प्लस 4.7044 इंटू 2951, ये आ जाएगी 20319.6844 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया। सो देयरफॉर पीक डिस्चार्ज xt इज इक्वल टू 20319.6844 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज आंसर। अगर सिर्फ इतने तक की क्वेश्चन पूछता है तो 10 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चन। पूरा अगर पूछ रहा है जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है तो 20 मार्क्स हैं। कई बार ये इसमें आ चुके हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली, वी हैव टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट। सो नाउ हियर, नाउ कॉन्फिडेंस लिमिट x1 x2 is given by x21 is equal to xt प्लस माइनस fc इंटू se। ठीक है, तो x21 इनकी वैल्यू रखो यहां पर। xt की वैल्यू आ गई 20319.6844 प्लस माइनस fc की वैल्यू हो गई 1.96 इंटू se। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप se की वैल्यू फाइंड आउट करो। se इज द प्रोबेबल एरर और इनकी वैल्यू होती है b इंटू सिग्मा बाई रूट अंडर n, यही होती है। b की वैल्यू होती है रूट अंडर 1 प्लस 1.3 k प्लस 1.1 k स्क्वायर। सो दैट इज रूट अंडर 1 प्लस 1.3 और k की वैल्यू कितनी होगी हमारी, देखिए आप यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था 4.7044 प्लस 1.1 इंटू k की वैल्यू 4.7044 कैलकुलेट किया है, हाँ 1.1 इंटू 4.7044 k स्क्वायर, यही हो जाएगी राइट, अंडर रूट। तो इनको आप कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस 1.3 इंटू 4.7044 प्लस 1.1 इंटू 4.7044 की स्क्वायर इक्वल टू दिस, अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5.6089। This is the value of b, and now put this value here. So therefore se is equal to 5.6089 और सिग्मा की वैल्यू देखिए उस क्वेश्चन में 2951 है। सो 2951 रूट अंडर n, 92 ईयर्स का सैंपल साइज आपको दिया है, सो n की वैल्यू 92 ईयर्स हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सैंपल साइज गिवन फॉर 92 ईयर्स, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ n इज 92 हियर। तो यहाँ पर अब इनको सॉल्व कीजिए। 5.6089 इंटू 2951 डिवाइड बाई रूट अंडर 92, सो 1725.6511, ये आ गई SE की वैल्यू। तो अब आप इक्वेशन 2 से सॉल्व कीजिए। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं इसको रिमूव करता हूँ। Therefore from इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, x21 इज इक्वल टू xt दैट इज 20319.6844 प्लस माइनस 1.96 इंटू 1725.6511, यही हो जाएगी। सो देयरफॉर x1 की वैल्यू आ जाएगी आपको 20319.6844 माइनस 1.96 इंटू 1725.6511
16937.40824 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और x2 की वैल्यू आ जाएगी 2031.9.6844 प्लस 1.96 इंटू 1725.6511 2370 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो देयरफॉर confidence limit is given by 16937.40824, 23701.9606 meter cube per second. Right, this will be the final answer. दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखिए ये वैल्यू लाई कर रही है ना 2000 की वैल्यू लाई कर रही है ना इसके बीच में। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस लिमिट, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। लिखिए एनुअल फ्लड डेटा ऑफ यमुना रिवर एट दिल्ली, annual flood data of Yamuna River at Delhi covering the period of 1948 to 1979, 1948 से 1979 yielded in mean flood discharge of 29600 meter cube per second, 29600 meter cube per second, and a standard deviation of 14860 and a standard deviation of 14860 meter cube per second, 14860 meter cube per second, full stop. For a proposed bridge on this river on this site, for a proposed bridge on this river on this site, it is desired to have an acceptable risk of 10%. It is desired to have an acceptable risk of 10% in the expected life of 50 years. In the expected life of 50 years. Estimate the design flood discharge. Estimate the design flood discharge using Gumbel's method. Using Gumbel's method. If the actual design discharge adopted is 1,25,000 meter cube per second, 125,000 meter cube per second, 1,25,000 meter cube per second, then find safety factor and safety margin. Full stop. For a sample size of 32 years, reduced mean yn bar is equal to 0.5380 and Sn is equal to, that is reduced standard deviation, Sn is equal to 1.1193, यहाँ से देख के लिख लो 1.1193, ठीक है। 1948 से 1979 देखोगे तो 32 साल ही होता है, इसलिए 32 साल लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन डेटा क्या है, 1948 से 1979, सैंपल साइज 32 साल हो गया। यील्डेड ए मीन फ्लड डिस्चार्ज ऑफ 29600, एक्स बार इज इक्वल टू 29600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू हाउ मच, 14860 मीटर क्यूब per second. For a proposed bridge on this river on this site, it is desired to have an acceptable risk of 10%. Risk of 10%. It is 10% in its expected life of 50 years. N is equal to 50 years. ठीक है. Estimate the design flood discharge using Gumbel's method. XT is equal to what? ठीक है. और design discharge adopted. Design discharge adopted is equal to कितना है, 1,25,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही है।
तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट एंड सेफ्टी मार्जिन इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको कैलकुलेट। चलिए रिस्क देखिए, रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एटलीस्ट वंस इन एन सक्सेसिव ईयर्स। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस क्यू की पावर एन। सो दिस इज 0.10 इज इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर एन, एन की वैल्यू 50 है। सो दिस इंप्लाइज 0.10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टी की पावर 50। सो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 0.10 रेज़ टू द पावर 1 बाई 50 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 1 माइनस दिस 1 डिवाइडेड बाई आंसर। सो 475 ईयर्स, टी इज इक्वल टू 475 ईयर्स। ठीक है, ये आगे टी की वैल्यू। सो देयरफॉर एच टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा। सो नाउ हियर एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू दी है 29600 प्लस के इंटू 14860। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। एंड नाउ हियर के इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिनकी वैल्यू है वाई टी माइनस वाई एन बार बाई एस एन, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर वाई रिड्यूस्ड वेरिएट वाई टी इज इक्वल टू माइनस लॉग बे सी टी अपॉन टी माइनस 1। सो दैट इज माइनस लॉग बे सी 475 बाई 475 माइनस 1। सो इनको सॉल्व करते हैं। एल एन 475 बाई 474 6.1623 ये आ गई वाई टी की वैल्यू। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 6.1623 वाई टी माइनस वाई एन बार 0.5380 डिवाइड बाई एस एन 1.1193। सो 6.1623 माइनस 0.5380 डिवाइड बाई 1.1193। सो 5.0248 ये के की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, देखिए एक्स टी इज इक्वल टू आ जाएगी 29600 प्लस 5.0248 इंटू 14860। सो ये आ जाएगी 29600 प्लस 5.0248 इंटू 14860। सो 104,268 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गई आपका, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर कि एक्स टी की वैल्यू क्या होगी। एंड नाउ हेयर सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू कल बताया ये डिजाइन डिस्चार्ज डिवाइड बाई एस्टिमेटेड डिस्चार्ज। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें बताया था डिजाइन वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर एडॉप्टेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर एडॉप्टेड। डिस्चार्ज इज द हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर। सो डिजाइन डिस्चार्ज इज 1,25,000 डिवाइड बाई 1,04,268.528। तो ये आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड बाई 1,04,268.528 1.19। दिस इज द आंसर ऑफ सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी मार्जिन क्या हो जाएगी, सेफ्टी मार्जिन इज इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज
minus estimated discharge. So that is 1,25,000 minus 104,268.528. So this is 125,000 minus 104,268.528. So 1.472 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो गई आपकी सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा सेफ्टी फैक्टर और सेफ्टी मार्जिन से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं गंबस मेथड के। इट इज़ गिवन इन योर वर्कबुक ऑल्सो, बट आप लिख लीजिए। ये 2013 में भी रिसेंटली आया था मेंस में, 2003 में आया था IAS 2000, 2002, 2003 सिविल सर्विसेज। लिखिए क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ ए 30-year फ्लड डेटा, the analysis of a 30-year flood data, 30-year flood data at a point on a river, has sample mean of 1200 meter cube per second, has sample mean of 1200 meter cube per second, and a standard deviation of 650 meter cube per second, and standard deviation of 650 meter cube per second. For what discharge would you design the structure at this point? For what discharge would you design the structure at this point to provide 95% assurance? To provide 95% assurance such that a structure will not fail in next 50 years. Such that a structure will not fail in next 50 years. Use Gumbel's method. And adopt reduced mean and reduced standard deviation. Use Gumbel's method and adopt reduced mean and reduced standard deviation for a sample size of 30 years as yn bar is equal to 0.53622 and Sn is equal to 1.11238 रिस्पेक्टिवली। तो पहले देखो लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा। ये क्वेश्चन आया है आपको IAS 2000 में, 2002 में, 2003 में लगातार आया है। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन विथ सेम डेटा। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन डेटा। क्या है यहाँ पर गिवन डेटा? 30 ईयर्स इज द सैंपल साइज, सैंपल मीन ऑफ 1200, एक्स बार इज इक्वल टू 1200 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा इज इक्वल टू 650 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फॉर व्हाट डिस्चार्ज वुड यू डिजाइन द स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट टू प्रोवाइड 95% एश्योरेंस? एश्योरेंस इज इक्वल टू 95% such that the structure will not fail in next 50 years. N is equal to 50 years. X T is equal to what? Right, for what discharge you will design the structure such that it will not fail in next 50 years. Right, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप रिटर्न पीरियड फाइंड आउट कीजिए। तो क्या बताया था आपको हमने? एश्योरेंस is equal to probability of non-occurrence, right? That is reliability also. So this is 1 minus, sorry, this is non-occurrence, that is Q raised to power n, right? So this is 0.95 is equal to 1 minus P की power 50. So this implies 0.95 is equal to 1 minus 1 by T की power 50. So यहाँ से आप T की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा? 0.95 रेज़ टू द पावर 1 by 50 975 years. So T is equal to 975 years, right? So now xt is equal to x bar plus k into sigma. So x bar is 1200 plus k
k इंटू 650, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको एक्स टी फाइंड आउट करनी है। नाउ k इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, वाई टी माइनस वाई एन बार बाई एस एन, एंड वाई टी इज इक्वल टू माइनस लॉग बेसी टी बाई टी माइनस 1। सो देयर फोर वाई टी इज इक्वल टू माइनस लॉग बेसी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पे 975, अभी हमने कैलकुलेट किया, बाई 975 माइनस 1। सो ln ऑफ 975 बाई 974, शिफ्ट, सो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ln ऑफ 975 बाई 974, ln ऑफ आंसर 6.8819, 6.88192, ये वाई टी की वैल्यू आ गई। सो देयर फॉर फ्रीक्वेंसी फैक्टर k इज इक्वल टू 6.88192 माइनस वाई एन बार की वैल्यू है 0.53622 डिवाइड बाई 1.11238, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6.88192 माइनस 0.53622 डिवाइड बाई 1.11238, so 5.7046, so therefore from equation 1 xt की वैल्यू आ जाएगी 1200 प्लस 5.7046 into 650, so that will be how much, 1200 plus 5.7046 into 650, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4907.99 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रीम डिस्चार्ज। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन राइट देयरफॉर 4908 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन वर्कबुक में भी है आपके, तो सारी वैरायटीज ही कवर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया IAS 2005 में, और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 बार आया, रिसेंटली आया था 2012 में। देखिए, फ्लड फ्रीक्वेंसी computations for a river at a point, flood frequency computations for river at a point indicate that the following, ठीक है, IAS 2005 और IES 2012 और उसके बाद 3 टाइम्स, ठीक है। So flood frequency computations for a river at a point indicate that the following, return period, और यहां पर है फ्लड पीक, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड है ईयर्स में, लिख लो इसको, रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, एंड दिस इज फ्लड पीक इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपके वर्कबुक में भी है ये क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ में। दिस इज 50, दिस इज 100, 20600 एंड दिस इज 22150। एस्टिमेट द फ्लड, आप लिखिए, एस्टिमेट द फ्लड मैग्नीट्यूड इन द सेम रिवर एट द सेम पॉइंट फॉर ए रिटर्न पीरियड ऑफ 500 years, for a return period of 500 years by using Gumbel's method, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये xt की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, और कोई भी डेटा गिवन नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए 3 इक्वेशन फॉर्म कीजिए यहाँ से, पहले मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्या है, रिटर्न पीरियड 50, क्या है 100, क्या है 500, ये डिफरेंट रिटर्न पीरियड है। इसकी जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने में, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं इसको। देखिए
एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा। सिग्मा अवेलेबल नहीं है, एक्स बार अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के की वैल्यू लिखिए वाई टी माइनस वाई एन बार बाई एस एन इंटू सिग्मा। इनको आप इस तरीके से लिख लीजिए एक्स बार प्लस वाई टी माइनस वाई एन बार इंटू सिग्मा बाई एस एन, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट ही होगी उस पॉइंट पे और एस एन भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये जो वैल्यू है एक्स टी की, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 20600। तो आप ऐसा करते हैं, चलिए वाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या फिर एक बार लिख लेते हैं 20600 इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई ऑफ 50 माइनस वाई एन बार इंटू सिग्मा बाई एस एन। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो वाई 50 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वाई 50 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेसी 50 बाई 50 माइनस 1, तो ये आ जाएगी 50 बाई 49 3.9019। Let me check again. ln of 50 by 49 3.9019. So therefore 20600 is equal to x bar plus 3.9019 माइनस वाई एन बार इंटू सिग्मा बाई एस एन। इनको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आइए वाई 100 में कितना आ जाएगा 22150 इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई 100 माइनस वाई एन बार इंटू सिग्मा बाई एस एन। वाई 100 की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग बेस ई 100 बाई 99। So this is ln of 100 by 99. Answer, this is 4.600 6001. Let me check again. ln 100 by 99. Yes, 4.6001. So therefore 22150 is equal to x bar plus 4.6001 minus y n bar into sigma by s n, right? और अब यहाँ से आइए y 500, दिस इज इक्वेशन 2। y 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस लॉग बेसी 500 बाई 500 माइनस 1। सो ln ऑफ 500 बाई 499 6.2136 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो देयरफॉर वी कैन राइट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, एक्स 500 लिख दूँ डायरेक्ट, एक्स 500 ही तो कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 6.2136 माइनस वाई एन बार इंटू सिग्मा बाई एस एन। अब ये 3 इक्वेशन हो गए हमारे पास और 3 अननोन हो गए, आराम से फाइंड आउट होगा। देखिए इक्वेशन 2 माइनस, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा। देखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, तो करेंगे 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा। देखिए 22150 माइनस 20600 सो 1550 इज इक्वल टू एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, सो 4.6001 माइनस 3.9019 सो 0.6982 इंटू सिग्मा बाई एस एन, क्योंकि ये वाई एन बार और ये वाई एन बार दोनों कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो सिग्मा बाई एस एन की वैल्यू आ जाएगी, अगेन लेट मी चेक द कैलकुलेशन, 4.6001 माइनस 3.9019
0.6982, right? So this is 1550 divided by 0.6982. इनकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एस एन की वैल्यू आ जाएगी आपको 2219.99427, ये आ जाएगी सिग्मा बाय एस एन की वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ से आप निकालिए इक्वेशन 3-2 या फिर इक्वेशन 3-1, कुछ भी कर लो आप। सो x 500 माइनस 22150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6.2136 माइनस 4.6001 इंटू सिग्मा बाई एस एन, और इस सिग्मा बाई एस एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2219.99427, ठीक है 99427। सो दिस इम्प्लाइज ये x 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखता हूँ, 6.2136 माइनस 4.6001 इंटू 99427 is equal to this plus 22150, so ये आ जाएगा 25731.96075 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके।